मित्रों को नमस्कार। मित्रों को आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और मैं कहूँगा यह संस्कृत ऑप्शनल वाले आप सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप संस्कृत ऑप्शनल से बेहतर अंक प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी को और ऑप्शनल के कंटेंट को यह मजबूती प्रदान करेगा और एक आपको वह माध्यम या तरीका मिल जाएगा जिससे कि आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इन्हीं को उद्देश्य से, चूंकि ये क्वेश्चन मेरे पास कई विद्यार्थियों का आया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यह वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर ध्यान देंगे। मित्रों ये है कि देखिए अब हम बेस्ट नंबर कैसे प्राप्त कर पाएँ। चूँकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि कई विद्यार्थियों ने मेंस दिया है, किसी को 230 अंक आए हैं, किसी को 240 अंक आ रहे हैं, किसी को 220 अंक आ रहे हैं। ये संस्कृत ऑप्शनल में आ रहा है और ये इतना किसी का भी आ सकता है। ऐसे मेरे पास 5-6 विद्यार्थी, आपको एक सुप्रसिद्ध कोचिंग जो आप जानते ही हैं पाणिनि कोचिंग के, इससे मेरे पास आए हुए ऐसे विद्यार्थी हैं। अब इतना नंबर आ रहे हैं, इससे आगे इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। तो इनसे आगे इम्प्रूव कैसे नंबर हों, उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं कि 230, 240 या 250 से आगे कैसे इम्प्रूव हो पाए नंबर, कि आपके लगभग कम से कम 300 प्लस नंबर हो पाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, या आपने कि नंबर कम आ रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मेरा कंटेंट सही है, सब कुछ सही है, तो जितना मैं बताना चाह रहा हूँ उतना आपने किया है या नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो इतना वर्क कर लेंगे तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मित्रों, तो मैंने आपको बता दिया कि किस संदर्भ में यह वीडियो है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं कहता हूँ देखना चाहिए। ओके मित्रों, तो आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप को यह बताऊं कि जो ये आपको एक यहाँ क्या है कि अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए आपकी तैयारी तो शुरू से ही होनी चाहिए। मतलब ये कि तैयारी तो आपकी होनी चाहिए एक एक चीज़ पर, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि क्या क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ जो इम्पोर्टेंट है कि विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं यूपीएससी के, आपको जो बार बार पूछे जाते हैं, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से आप टॉपिक डिसाइड करने के लिए 2001 से 2023 तक के, यानी कि पिछले 23 वर्ष के क्वेश्चनों का एनालिसिस करें। 23 वर्ष के क्वेश्चनों का एनालिसिस करना चाहिए आपको। इसके लिए ये मैं वो रणनीति बता रहा हूँ जिससे आपके 300 प्लस अंक आए। और यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, तो भी ये ध्यान रखना है कि आपको ये 2001 से लेकर के 2023 तक के आपको लगभग 23 वर्ष के पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, मेंस के, ऑप्शनल मेंस के, ध्यान रखिएगा। इसमें से आपको ये सभी को मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो आप पीवाईक्यू जरूर देखें कि 80% प्रश्न जो होते हैं प्रत्येक वर्ष संस्कृत ऑप्शनल में वो रिपीटेड होते हैं। और यही इसकी सुंदरता है कि यह सभी को लेना चाहिए, क्योंकि यह मालूम होता है सभी को कि 80% क्वेश्चन क्या आने हैं। लेकिन कुछ 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अन्य, मतलब जो नए नए आते रहते हैं, जिनका सिलेबस में अपने अनुभव के आधार पर निर्धारित करना होता है। इसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो आपको ये जो मैंने कहा 23 वर्ष के क्या देखना है, पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, और इससे 80% क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे यदि आप इसका बेहतरीन एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। और आपको क्या डिसाइड करना है कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या है, उनकी लिस्टिंग कर लेनी है, एक एक चीज को ये ऐसी लिस्टिंग कर लेनी है। मैंने यह किया हुआ है कि इसी प्रकार की लिस्टिंग की हुई है, और इसी लिस्टिंग के आधार पर मैंने यह जो आप देख रहे हैं पेपर 1, यानी कि ये पेपर 1 के, ये तो यहाँ पीवाईक्यू दिख रहे हैं, जो मतलब मेरे क्लासेस वाले होते हैं, उन विद्यार्थियों को मैं इस प्रकार के पेपर 1 और पेपर 2 के प्रदान करता हूँ। देखिए आपको जब प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग, तब आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है 2013 से 23 तक का। लेकिन आपको जब टॉपिक से डिसाइड करना है सिलेबस बनाने के लिए, तब आपको 23 वर्ष के लेना है। इसलिए जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं 2013 से 23, 2013 से 23, ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं इनको देता हूं कि इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हो, और प्रैक्टिस करवाता हूं, ध्यान रखिएगा।
तो ये आप लोगों ने यहाँ देखा कि पी वाई क्यू से क्या समझना है आपको। पी वाई क्यू से आपसे को सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप पिछले 23 वर्ष के यानी कि 2001 से 2023 तक के पी वाई क्यू देखेंगे और उनके आधार पर यह टॉपिक्स डिसाइड करेंगे। अब ये कहाँ मिलेंगे पी वाई क्यू? आपको साइट वगैरह पर मिल जाएंगे, गूगल की साइट पर देखिएगा वहाँ मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से ये आपको मिल जाएंगे और 80% क्वेश्चन इन्हीं पी वाई क्यू से रिपीट होते हैं। आपको ये सभी को मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए। मैं नोट्स में क्या किया हूँ, सबसे पहले जो मेरा नोट्स होता है तो वहाँ मैं उस टॉपिक से संबंधित सबसे पहले जो पी वाई क्यू आए हुए हैं 23 वर्ष में वही सबसे पहले लिखता हूँ। यानी कि पिछले 23 वर्ष में जो भी पी वाई क्यू आए हैं, जब टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ किसी भी चीज़, जैसे कि बौद्ध दर्शन स्टार्ट करना है तो बौद्ध दर्शन के 23 वर्ष के पी वाई क्यू, श्रीमद् भगवत गीता स्टार्ट करेंगे तो पिछले 23 वर्ष में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ। ये नोट्स में मेरे ऐसे रहता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप पी वाई क्यू सर्च करें और उनको टॉपिक्स वाइज भी कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिसाइड करने हैं। आप ये अब महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिसाइड करने के बाद आपको सेकंड क्या करना है, यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो सेकंड क्या करना है, अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम अनुभव के आधार पर बनाने होते हैं। अब मित्रों ये थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ क्या है कि 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर बार कि जो नए नए आते हैं। जैसे इस बार आपको बताऊं कि इस बार जो आया कि जैसे यह एक प्रश्न आया इस बार कि वर्ण और आश्रम व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था में और वर्ण व्यवस्था में क्या संबंध है। ऐसा क्वेश्चन हुबहू पहले नहीं आया था, हालांकि वर्ण आश्रम से आते रहे। एक और इस बार क्वेश्चन आया शास्त्र योनित्वात्। अब ये वेदांत का क्वेश्चन आया था तो अब वेदांत दर्शन में ये पहली बार आया। ऐसे ही कई बार, जैसे 2020 में एक सिद्धांत आया वो सांख्य दर्शन का कैवल्य सिद्धांत पर। तो इस प्रकार कुछ जैसे इस बार और एक और क्वेश्चन आया योग परिचित कर्मणि, इस प्रकार का। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन इस बार रहे जो नए आए हैं। और जैसे कि इस बार और भी क्वेश्चन बताऊं आपको, तो एक से समास पर क्वेश्चन आया, ठीक है। प्रायेण अन्य पदार्थों बहुब्रीहि, इसका महत्व क्या है, इस पर क्वेश्चन आया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनके लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर डिसाइड करने होते हैं और ये पी वाई क्यू में नहीं आए होते हैं 20% क्वेश्चन, इनको आपको डिसाइड करने होते हैं। मैं आपको बताऊं एक जो गलती रह रही है विद्यार्थियों की कि कम क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं या कम नंबर क्यों आ रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं विद्यार्थी कि केवल ये मानते हैं कि 80% क्वेश्चन आने हैं वो रिपीटेड होने हैं, वही है। कोचिंग वालों ने भी क्या किया कि 80% क्वेश्चनों को ही थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। और क्या दिक्कत है कि जो नेक्स्ट आपके 20% क्वेश्चन आ रहे हैं इन पर टॉपिक्स पर नोट्स नहीं बनाते हो और आपके इस पर भी तैयारी नहीं होती है। जब आपकी इस पर तैयारी नहीं होगी 20% पर तो आपके डायरेक्टली 20% पेपर छूट जाएगा और आपको 500 में से आप केवल 400 का अटेम्प्ट ही कर पाएंगे ठीक से। हालांकि कंप्लीट आप अटेम्प्ट करेंगे लेकिन सही तो नहीं करेंगे ना। तो ये जो 20% का यहाँ दिक्कत आ जा रहा है ना, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये 20% के क्वेश्चन तैयार नहीं होते हैं। और होते भी हैं तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जो रखता है, जैसे शास्त्रीय नित्वात के बारे में या एक्सेस के बारे में, लेकिन परफेक्ट उत्तर जैसा होना चाहिए वैसा हम नहीं लिख पाते हैं। तो ये अनुभव के आधार पर डिसाइड कर लेना होता है। मैंने अपने लिए अपने यहाँ ये कोचिंग जब पढ़ाता हूँ यहाँ, तो मैंने ये डिसाइड कर रखा है कि मैंने जैसे कि व्याकरण में लगभग 300 सूत्र हैं लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 80 सूत्र हैं। तो मैं 80 सूत्रों पर VIMP लिखा हूँ और बता देता हूँ पढ़ाते समय कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के समय इनको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट तैयार करना है चीज़ों को और इम्पोर्टेंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यह एग्जाम स्मार्टनेस का है। यह केवल विद्वत्ता का एग्जाम नहीं है, ये आपकी विद्वत्ता का परीक्षण करेगा, बहुआयामी दृष्टिकोण का परीक्षण करेगा और आपकी स्मार्टनेस का भी परीक्षण करेगा, आप कितने नवाचारी हैं, ध्यान रखिए। और ऐसे ही जैसे कि मैंने दर्शन में 60 बड़े टॉपिक्स यानी कि वृहद टॉपिक्स और 30 लगभग छोटे टॉपिक्स यानी कि 90 टॉपिक्स डिसाइड कर रखे हैं। और आपको बताऊं इस 90 टॉपिक्स से प्रति वर्ष लगभग 100 अंक का पेपर में दर्शन आता है। दर्शन को 100 अंक का कहने का मतलब ये कि गीता
और ईसावास्य उपनिषद को भी मैं दर्शन ही है एक प्रकार का, तो इनको जोड़ करके मैं कह रहा हूँ कि सभी यदि आप देखें तो प्रत्येक वर्ष 100 अंक का दार्शनिक उत्तर आए हैं, यानी कि अब आप देखिए 500 में से 100 का तो केवल दर्शन हो रहा है। तो यदि एक बार आप तैयार कर लेंगे, इस पर मेरा लगभग 250 पेज का नोट्स है 90 टॉपिक्स पर, तो ये 250 पेज का नोट्स एकदम बना लिया। तो ऐसा आपको करना है। तो ये पाठ्यक्रम के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण 20% टॉपिक्स आपको डिसाइड करने हैं, ये आपको अनुभव के आधार पर बनाने होंगे, और इसीलिए थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो कि आपके पास कोई यदि गाइडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि यहाँ क्या है कि ये आपको अनुभव के आधार पर करने हैं। यदि आपने अभी तक तैयारी की है और ये तैयार नहीं किए हैं, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप 20% जो नए टॉपिक्स बनते हैं उन पर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा यहाँ वहाँ से पता करके उन टॉपिक्स पर भी अपनी तैयारी रखें। आगे चलते। इस प्रकार मैंने क्या कर रखा है कि कंप्लीट यदि आप संस्कृत लिटरेचर ऑप्शनल को देखें तो यहाँ 600 टॉपिक्स से 700 टॉपिक्स के करीब है। 600 टॉपिक्स के करीब हैं, वो 600 ही प्रश्न हैं। आप ऐसे समझ के रखिए, 600 से 700 ही प्रश्न हैं। चूंकि मैंने तो इस प्रकार के आंसर बना रखे हैं, आंसर्स तो मुझे मालूम है, तो यहाँ की 600-700 से ही के करीब टॉपिक्स हैं और इतने ही लगभग प्रश्न हैं। इन्हीं को आपको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। ये 600-700 केवल मैं ये 20% का नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों को मिला करके, यानी कि 80% ये और 20% ये दोनों मिलाकर के आपके 600-700 टॉपिक्स हैं। इन पर आपको क्या करना है, कंप्लीट नोट्स बनाना है। मैंने अपने जो नोट्स है इस प्रकार का बना रखा है कि इस पर और ध्यान रखिए। तो इस प्रकार का आपको भी क्या करना है, कंप्लीट नोट्स बनाना है इस पर। तो मैंने अभी तक 2 बातें समझाया। देखिए 300+ नंबर लाना होगा तो कुछ तो करना होगा। देखो मित्रों, ऐसे तो नहीं होगा प्राप्त कि आप कहें कि हो जाए, है ना। तो ऐसे नहीं होगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑप्शनल ले रहे हो, कोई आसान चीज़ नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ क्या बताया कि देखिए आपको PYQ एनालिसिस करना होगी। 80% क्वेश्चन यही होंगे, 20% क्वेश्चन आपके अनुभव के आधार पर होंगे। इनको आपको डिसाइड करके तैयार करना होगा। और व्यक्तियों की दिक्कत क्या हो रही है, जिनके कम नंबर आ रहे हैं, उनके ये 20% क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये छूट जा रहे हैं। तो ये छूट जा रहे हैं, इसी के कारण वो बर्बाद हो रहे हैं कि भाई ये 20% तो डायरेक्टली छोड़ देते हैं। यहीं से आपको आगे बढ़ाना है। तो आप 100 में से यदि मान लीजिए ज़्यादा नहीं तो आप 100 में से अभी यदि आप 30 प्राप्त कर रहे हैं, और यदि आपका 100 में से 50 से 60 प्राप्त होना हो जाए, 50 प्राप्त हो जाए, तो 20 अंक यहीं बढ़ गया कि नहीं बढ़ा। तो ऐसे ही आपको एक एक चीज़ करके आगे बढ़ाने हैं नंबर। आगे चलते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे मैंने अभी बताया कि 600 से 700 टॉपिक्स के करीब हैं। इन 600 से 700 टॉपिक्स पर मित्रों आपको प्रत्येक टॉपिक्स पर 4 से 5 पेज का यानी निबंध नोट्स बना के रखना है। प्रत्येक टॉपिक्स पर 4 से 5 पेज यानी कि लगभग 500 शब्द, 500 से 600 शब्द के करीब आप रखेंगे। 4 पेज में अब मेरे 400 शब्द आते हैं, 5 पेज में 500 शब्द आते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग 4-5 पेज का मतलब ये कि 400 से 500 पेज का प्रत्येक टॉपिक्स पर आपको बना करके रखने हैं। जैसे कि आपने धर्म पुरुषार्थ पर 400 पेज का हो, आपका 4 पेज का नोट्स हो, अर्थ पुरुषार्थ पर, काम पुरुषार्थ पर, मोक्ष पर, इस प्रकार का हो। जैसे कि चारवाक दर्शन आप पढ़ रहे हैं तो चारवाक की प्रत्येक चीज़ों पर लगभग मेरा जैसे 30-35 पेज का नोट्स है। तो इसके टाइप का आपका नोट्स होना चाहिए कि इतना हो आपका नोट्स। तो ऐसा यदि आप 4-5 पेज नोट्स बनाते हैं तो लगभग आपका 2500 पेजेस का गुणवत्ता नोट्स हो जाएगा। अब मैंने यही कर रखा है कि ये 2500 पेजेस का नोट्स बना रखा है। तो देखिए जो मैंने कर रखा है और जो मैं देख पा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसी यही एक माध्यम है। और आप स्वयं सोचिएगा कि ना इसके अलावा आप क्या करेंगे, मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर इसके अलावा यह करके और अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वही भी आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ लगभग 2500 पेज का आपको नोट्स बनाना है। और ये जो आप 2500 पेज का नोट्स बनाएंगे, इसे गुणवत्तापूर्ण नोट्स बनाना है। क्यों बनाना है, अब एक शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नोट्स गुणवत्तापूर्ण बनाना है। क्यों गुणवत्तापूर्ण बनाना है, देखिए क्या होता है, कई सारे कोचिंग्स के पास नोट्स हैं, कई विद्यार्थियों के पास नोट्स हैं, लेकिन जो पूछा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग कंटेंट नहीं है।
तो उस अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट बनाना है, तभी आपके अपेक्षा नंबर इंक्रीज होंगे। और उसके लिए आपको प्रत्येक टॉपिक्स पर यह समझना है कि उसके क्वेश्चनों को के स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका संस्कृत साहित्य या संस्कृत क्षेत्र में योगदान क्या है, या फिर आधुनिक संदर्भों में उसकी प्रासंगिकता क्या है। ऐसी चीज़ों को समझ करके आपको प्रत्येक टॉपिक्स पर नोट्स बना के रखना होंगे। जैसे आप देखें तो देखिए आपको ये दिख रहे हैं चार वाक पुरुषार्थ पुरुषार्थ, न्याय दर्शन कंप्लीट है ना, ध्वनि परिवर्तन, रामायण, इस प्रकार के आपको कोई जो दिख रहे हैं ना, ऐसे आपको नोट्स बना करके रखने हैं। और प्रत्येक चीज़ के नोट्स बना करके ऐसे आपको रखने होंगे। यानी कि इसमें प्रासंगिकता, आधुनिक संदर्भों में प्रासंगिकता इन नोट्सों को बनानी होगी। समुचित इंटरलिंकिंग करनी होगी। यानी समुचित कहने का मतलब क्या है, देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा इंटरलिंकिंग करते हो और फालतू की इंटरलिंकिंग करते हैं। तो देखो जहां डिमांड हो और अपेक्षित हो वही इंटरलिंकिंग करना है, और समुचित रूप में करना है, यथास्थान, यानी कि जहां आवश्यक है, जहां मांग है वहीं करो। और ऐसा करो कि ऐसा ना लगने लगे कि आप जैसे कि जिम वगैरह करते हैं तो वह वैसे ही जिम करते हैं जैसे आपको मसल्स निकालनी होती है। एक हाथ का करते रहे, एक का मसल्स निकला, एक का निकला ही नहीं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जहां जितनी आवश्यकता है वहां समुचित इंटरलिंकिंग को भी ध्यान रखना है। इस प्रकार का आपको भाषात्मक पेपर है, देखिए आपका वैकल्पिक है और भाषा का पेपर है, इसलिए यथोचित स्वरूप में भाषा की आपकी आंसर्स में परिपक्वता हो। यानी कि आप इस प्रकार के शब्दों का, सामान्य शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपसे वो आकर्षित कैसे होगा। आपको मूल इस पेपर में आकर्षित करना है। आपको अपनी चूंकि आपकी कॉपी वहाँ जाने वाली है, और कॉपी देख कर के वो आपके आंसर को देखेगा, आपके ज्ञान को, विद्वत्ता को समझेगा, आपकी समझदारी को समझेगा, आपके मूल्यों को समझेगा, आपके नवाचारी प्रवृत्ति को समझेगा, आपके नैतिक गुणों को समझेगा। तो यह सभी चीज़ों को आपके पेपर में झलकने चाहिए और यथा आवश्यक झमक जाना चाहिए। आप तार्किक व्यक्ति हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप नवाचारी हैं, आप इस प्रकार के, तो आपकी यथोचित भाषात्मक परिपक्वता हो, यानी कि शुद्ध हिंदी आप लिख रहे हो। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ इस प्रकार की, हालांकि यहाँ मैंने कुछ इंग्लिश वर्डों का प्रयोग किया हुआ है, वो इसलिए चूंकि यह हम सामान्य इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे आपको आंसर्स में ऐसे नहीं करना है कि इंटरलिंकिंग आप हिंदी में वहाँ लिखें, है ना। तो ये आपको यथोचित भाषात्मक परिपक्वता भी रखनी है, जहां जरूरी हो वहां इंटरलिंकिंग करनी है, आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता भी समझ जाना है, प्रकृति स्वरूप महत्व योगदान इन सब पर बात करनी है, और ऐसे अनुसमर्थन हेतु प्रासंगिक यथास्थान सूक्तियाँ, प्रशस्तियाँ और कोटेशंस, ये सभी चीज़ें प्रयोग करनी है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा, कुछ लोग कोटेशन का प्रयोग कर देते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। तो आपको समुचित रखना है कि जितना जरूरी है भाई यथास्थान उतना ही हम करें, तो ये करना है। तो इस प्रकार आपको नोट्स बनाना है। कहने का अभिप्राय यह है मित्रों कि देखो लिख तो सभी लोग रहे हैं आंसर, लेकिन क्या जो मांग है उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं? नहीं, इसलिए कमी है। जो मांग है, डिमांड है, वह आप समझ नहीं पाते हो, इसलिए उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपको नो टॉपिक्स, क्योंकि देखिए एक बात और यहां ध्यान रखिए कि देखो 80% क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, और ये आपको भी पता है कि 80% रिपीट होना है, और मुझे भी मालूम है, ये बात है कि नहीं है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वही हम सभी लोग लिख रहे हैं। तो आपको नंबर तो तब मिलेंगे जब आप कुछ अलग लिखेंगे, कुछ भिन्न लिखेंगे, कुछ भिन्न सोचेंगे। तो मैं आपको यह सिखाता हूं कि कैसे सोचना है, मैं यह नहीं सिखाता हूं कि क्या सोचें। मैं आपको सोचना सिखाता हूं अपने क्लासेस के दौरान कि भाई ऐसा सोचें और इस टाइप से आंसर आप बनाएं, ठीक है ना। इस टाइप से आप आंसर बनाएं, इस तरीके से आप सोचें, और जब ऐसा आप करते हैं तो बिल्कुल आप अपना कंटेंट मेरे पढ़ने के बाद और स्वयं ही इंक्रीज कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं। अभी आपके पास गाइडेंस नहीं है। दूसरा, यदि आपने कुछ संशोधन किया, कुछ नया कंटेंट बताया, बनाया, कुछ चीज़ों को आपने अपनी तरफ से जोड़ा, कुछ आपने एग्जाम्पल्स जोड़े, तो आपको ये कोई चेक करने वाला, बताने वाला भी होना चाहिए कि आप ठीक लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो इस प्रकार यानी कि आपको उत्तर जो हो वो केवल उत्तर ही ना हो, वो गुणवत्तापूर्ण उत्तर हो। और गुणवत्तापूर्ण उत्तरों का मतलब यह होता है कि अन्य से कुछ अलग हो, और दूसरा एक जो डिमांड है वो डिमांड के अकॉर्डिंग हो।
इसके लिए आपको नोट्स में ही ऐसी चीज़ें सम्मिलित करनी होंगी। यदि नोट्स ही आपका घटिया होगा तो आपको नंबर कैसे अच्छे आएंगे। तो यानी कि नोट्स अच्छा चाहिए, आपको अच्छा बनाना है, बेहतरीन बनाना है, और ऐसा कि आप अपने तरीके से चीज़ों को चेंज कर पाएँ। आप कंसेप्ट ऐसे समझें कि आप उदाहरण चेंज कर पाएँ, वरना टीचर जो दे रहा है सभी के नोट्स में सब एक जैसा है। तो मैं ये सिखाता हूँ कि आपको उदाहरण अपने कैसे नए चेंज करना है, नया इंट्रो कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, और मैं फिर उसके चेक करके बताता हूँ। देखिए, मैं विद्यार्थियों को कुछ नए तरीके से कार्य करवाता हूँ, और यही आपको करना चाहिए, यही इस एग्जाम की ज़रूरत है, वरना आप नंबर समुचित प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपको करना है। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए, चाहे मेरे द्वारा करें या किसी अन्य कोचिंग का गाइडेंस प्राप्त करके करें या स्वयं करें, लेकिन मार्ग तो देखो भाई एक ही है। मैंने जिस मार्ग का अनुसरण किया उसी मार्ग का मैं आप बता रहा हूँ। कहा गया है कि देखिए, जब आपको ज़्यादा अनुभव ना हो और नहीं मालूम हो तो जो कोई भी ठीक ठाक जानकार व्यक्ति बता रहा हो आपको उसका अनुसरण कर लेना चाहिए। महाजनो येन गतासा पंथा। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार आपको गुणवत्तापूर्ण नोट्स बनाना है। मैंने अभी तक यह समझाया, चूंकि 80% वही क्वेश्चन आने हैं जो सबको पता है, तो आपके आंसर्स में कुछ ऐसा अलग हो, ऐसे आप चीज़ों को लिखें जो दूसरे से भिन्न हो। ऐसे लिखते समय आप कुछ ऐसा ना करें तो आपको ये भी मालूम चले कि जो आप लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। इसके लिए आपके पास एक गाइडेंस हो और चेक करने वाला विद्यार्थी जरूर हो। कोचिंग का हो, कोई भी हो, आपके पास लेकिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास यूपीएससी के आंसर्स को लेकर के अनुभव हो। ठीक है ना। संस्कृत में भी बहुत झोल है। क्या है कि जैसे मैं जिस कॉलेज से संस्कृत पढ़ा था, उससे पढ़ने के बाद जब मैंने तैयार किया तो मैंने तैयार तो किया था, कंटेंट भी बनाया था, सभी उत्तर भी तैयार किए थे, लेकिन उस अनुकूल या वैसा तैयार नहीं किया था जैसा यूपीएससी की मांग थी, चूंकि यूपीएससी की मांग एक भिन्न ही थी। जब मैं एक ऐसे व्यक्ति से, एक टीचर से मैंने कोचिंग ज्वाइन किया और अध्ययन किया था, क्या जो कि यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं और जो बहुत लंबे, जिन्होंने खुद अच्छे अंक प्राप्त किए हैं यूपीएससी देकर के, तब वहाँ से मुझे मालूम चला कि ये डिमांड है। तब मैंने वर्क करके यह नोट्स बहुत ही मेहनत करके बनाया है। ध्यान रखिए। तो इस प्रकार आपको 2500 पेजेस का एक नोट्स बना लेना है, और ये अब 2500 पेज का आपका नोट्स तैयार हुआ। जो मेरी कोचिंग करते हैं उनके लिए यहीं तक का काम मेरे द्वारा कर दिया जाता है कि उनके को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं क्या करता हूँ, ये सेम ही ये एनालिसिस कर दिया हूँ, महत्वपूर्ण टॉपिक से डिसाइड किया हूँ, अपने अनुभव के आधार पर यह सब बनाया हूँ, और इसी के आधार पर यह 2500 पेज का मैंने नोट्स बनाया है, जो मैं अपना नोट्स बनाया हूँ। तो ये 2500 पेज का मैंने इसी के आधार पर नोट्स बनाया है। अब आपको यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है पढ़ाई की मेरी क्लासेस में, कि मैं आपको नोट्स पढ़ाता हूँ, वहाँ मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो 2500 पेजेस का आप लोगों को क्या करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना चाहिए, लगभग 400 पेज में। ठीक है ना, कि 20 पेज का आप केवल 4 पेज कर लें, तो 2500 पेज का 500 पेज कर लें, सीधे 500 400 इस टाइप से आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यदि आप संस्कृत के अभी तक दिए हैं और यदि कम नंबर आ रहे हैं तो ये भी एक आपकी कमी रही होगी। पहले तो गुणवत्तापूर्ण नोट्स तो नहीं बना पाया होगा आपने, और यदि बनाया है तो अपने शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं किया होगा। आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब शॉर्ट नोट्स तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि पेपर के समय में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। आप 3 महीने में इनका बार बार रिवीजन करके कम से कम 15-20 बार रिवीजन कर लेते हैं, जो ये शॉर्ट नोट्स आपके पहले से बने रहते हैं। रिवीजन में बहुत शीघ्रता हो जाती है, जल्दी जल्दी रिवीजन, चूंकि आपने शॉर्ट बना रखा है डिटेल्स, जो शॉर्ट में अच्छे से याद नहीं आता है तुरंत आप ओपन डिटेल्स नोट्स अपना करिए और उसको देख लीजिए। पेपर के जस्ट पहले शीघ्र रिवीजन हो जाता है, यानी कि जो 5 दिन का आपको मिलता है जीएस के पेपर होने के बाद, जो 5 दिन का टाइम मिलता है आपको ऑप्शनल तैयार करने के लिए, तो वो 5 दिन का जो समय होता है उसमें आप 2-3 बार रिवीजन कर लें, 5 बार भी रिवीजन कर सकते हैं। इतना छोटा वैकल्पिक है, ध्यान रखिएगा। इतना क्योंकि आपको आंसर सी तो पढ़ना है एक दिन में। यदि आप 100 आंसर पढ़ते हैं तो 5 दिन में हो गया 500-600 आंसर। ध्यान रखिए। और पहली बार तो आप 100 आंसर पढ़ नहीं रहे, पहले भी इनके बारे में बहुत पढ़े हैं। जब आप ये 400 पेजेस का नोट्स बना लें, अब इसको बारंबार याद करना है, यानी कि जो भी कंटेंट लिखा है आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ब्रह्म के स्वरूप के बारे में लिखिए, तो आप तुरंत 3-4 श्लोक बोल रहे। जैसे कि मैं बोल के बताता हूँ, अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्मरसत तद्धावतु वन्यान तेति तिष्ठत तस्मिन् नपु मातर स्वादधाति। यह ईशावास्य उपनिषद में ब्रह्म के संदर्भ में कहा जा रहा है। नीति सतकम की बात करें तो वहां भी कहा गया है ब्रह्म के स्वरूप के संदर्भ में,
दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। इस प्रकार आप देखें श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचा क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। तो इस प्रकार जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ आपको ऐसे याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा विज्ञानवाद का निबंध आ गया और आपको दिख रहा है तो आप तुरंत ऐसा आपको याद हो कि चित्तमालय विज्ञानम मनोयंत्र मंत्रमात्मकम गृह्णाति विषयान विज्ञानम ही तदुच्यति। आपको तुरंत चीज़ों को याद होने चाहिए। यदि ऐसा आपको याद है, जैसे अष्टांग योग आया तो आपको याद होना चाहिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। तो इस लेवल का जैसे मुझे कंटेंट याद है, यदि ऐसा आपको कंटेंट याद हो जाए तभी आप 300 के ऊपर क्या 350 भी नंबर ला सकते हैं संस्कृत में। बस बात यही है कि याद नहीं होता है। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको याद करना है, याद करना है, याद करना है। याद करने के बाद आपके पास एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम है, यहाँ आपके पास टॉपर्स की कॉपी और बेस्ट मॉडल आंसर होने चाहिए। इसकी हालांकि अनुपलब्धता है संस्कृत में, लेकिन फिर भी आपको यथोचित ढूंढने होंगे इस चीज़ को। तो आपको क्या करना है कि टॉपर्स की कॉपी और बेस्ट आंसर रखना है। मैं कई विद्यार्थियों को देता हूं जो मेरे अच्छे विद्यार्थी अच्छे लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देखिए जिसका ये उत्तर है, इन्होंने 2 बार मेंस लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हुए हैं, यानी कि 248 अंक प्राप्त किए हुए हैं जब ये पाणिनी IAS से आए थे, यानी कि दूसरे कोचिंग से। तो अभी हालांकि ये 1 वर्ष से मेरे पास मेहनत कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इस वर्ष इनका अच्छा रिजल्ट होगा। और ये मतलब मेरी आशा ये है कि इनसे 320-30 नंबर भी ये ला सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छी आंसर लिखे हुए हैं। तो इस टाइप से आंसर्स लिखना है आपको, ये देख रहे हैं। तो जैसे इस 2023 का ये आंसर है और कि वर्णाश्रमयोः संबंधम विवृणुत। तो ऐसे आपको आंसर्स टॉपर्स के होने चाहिए, जिससे कि आप आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग सीख पाएं कि कैसे आंसर की स्ट्रक्चर करना है, कैसे आपको निष्कर्ष लिखना है, कैसे आपको ये इंट्रोडक्शन लिखना है। आंसर राइटिंग स्किल आपको समझ में आ सके, किस स्तर पर आपको कोटेशंस उपयोग करने हैं, कैसे आपको कितने और कितने कहाँ कैसे कोटेशंस उपयोग आपको करने हैं, यह सभी आपको पता मालूम चले। वहाँ से आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी है, यानी कि एक आंसर को कैसे लिखना है, यह सभी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन तो बहुत छोटा लिखा है, वर्ण आश्रय व संबंध विवृणुत, लेकिन इतना सारा लिखना और संस्कृत में लिखना एक समय के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप टॉपर्स की कॉपी से सीखते हैं। मैं अपने में जो भी मेरे अच्छे विद्यार्थी रहे हैं या मेंस लिख चुके हैं ऐसे कई विद्यार्थी, उनके मैं आपको प्रदान करता हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए फिर आपको क्या करना है, इन्हीं 600 यानी कि जो आपने 600 टॉपिक्स पर नोट्स बनाया है वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। आपको बताऊं इन्होंने क्या किया, जब ये पढ़ कर के आए थे तो इन्हें बहुत सारा कंटेंट याद था, सत्य यही है। तो बहुत सारा कंटेंट याद था, यानी कि याद नहीं था, इनके थोड़ा पढ़ा लिखा था, समझा हुआ था। फिर इन्होंने आकर के उस समय इनके 248 नंबर आए हुए थे और आंसर राइटिंग के मामले में इनकी सबसे बड़ा यानी कि बहुत बेकार आंसर था। जब इनका सिलेक्शन होगा तब मैं लाऊंगा इनको आप लोगों के समक्ष। अब फिर इन्होंने मेरे साथ रेगुलरली 1 वर्ष काम किया है, पिछले 2022 से लेकर के अभी 2023 तक, अभी भी ये हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। इन्होंने जो वर्क किया है अब इनके आंसर बहुत ही अच्छे आने लगे हैं और बहुत ही अच्छा वर्क है, याद भी इन्होंने कर लिया है। और इन्होंने 600 यानी कि पहले नोट्स बनाया, फिर शॉर्ट नोट्स बनाया, फिर इन्होंने 600 आंसर लिख करके मुझे चेक कराए। आप सोचो 600 आंसर लिख करके चेक कराए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही आपको 600 आंसर लिख करके चेक कराने चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब आपका यह स्तर आ सकता है जो इनका स्तर आया है। ठीक है ना, मैं इन्हीं के स्तर को देख करके कह रहा हूँ, यदि कि ऐसा आएगा तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। फिर जो आपने आंसर्स बनाए हैं, इस आंसर्स का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो ये सूत्र लिखा है सप्त पुनरभ्यासे चा, इस सप्त पुनरभ्यासे चा ये मेरे द्वारा बनाया सूत्र है। हालांकि इसका मतलब ये है कि सप्त पुनः अभ्यास यानी कि रिवीजन आपको 7 बार करना है लगभग, यानी कि अच्छे से पढ़ करके रट करके। 7 तो एक मानक बता रहा हूँ, ऐसे आप 10 बार 20 बार भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कम से कम 7 बार तो करना ही करना है, 7-8 बार रिवीजन, यानी कि याद करने के बाद भी 7-8 बार रिवीजन करना है। ये जो आपने आंसर्स बनाए हैं उनका 600, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने। जब आप 7-8 बार रिवीजन कर लेंगे, जैसे अभी ये स्टूडेंट है, अभी इनका यही काम चल रहा है कि ये रिवीजन कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं। तो ये है कि 7 बार आपको रिवीजन करना है, और 7 बार आप रिवीजन जब इस चीज़ का कर लें, क्या कि 7 बार रिवीजन कर लें और फिर अच्छा यानी कि और इसको याद करके टाइमिंग से
अब देखो दिक्कत क्या रहती है, एक टाइमिंग की भी समस्या है। आप टाइमिंग से लिख लें, जो आंसर लिखने की बात है प्रैक्टिस की, ये टाइमिंग यहाँ इंक्लूड है कि आप टाइमिंग में लिखना सीखें, चूंकि वहाँ छूटे नहीं आपका। तो ये सभी चीज़ें यदि आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता, इतना आप कर लें और बार बार रिवीजन करके फिर आप पेपर हॉल तक ले जाएं और शॉर्ट नोट्स अपना रिवीजन करते रहें, तो यही एक रणनीति है कि 300 प्लस आप नंबर क्या 350 नंबर प्राप्त कर सकती हैं। यही एक अप्रोच है कि आप रिवीजन करें इनका बार, पहले आंसर कंटेंट अच्छा बनाएं, यानी कि पहले आप PYQ एनालिसिस करें, टॉपिक से डिसाइड करें, टॉपिक्स से डिसाइड करने के बाद उन टॉपिक्सों के आप नोट्स बनाएं, नोट्स का आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स के बाद आप टॉपर्स की कॉपी देखें और उससे आंसर राइटिंग स्किल वगैरह, आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग वगैरह ये सभी सीखें। फिर आप स्वयं आंसर राइटिंग करें विथ टाइमिंग, यानी कि टाइम के साथ आप आंसर राइटिंग करें, और जब ऐसा हो जाए तो 7-8 बार वही आंसर रिपीट करें, आप 350 अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत चाहिए, और ऐसा जो कर लेगा उसका 350 के यानी कि 300 प्लस नंबर आएगा, मैं इतनी कहता हूँ। तो 300 प्लस नंबर यदि आएगा तो आपका मतलब ऑप्शनल में अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस इतना मेहनत नहीं करते हैं। मेरी नज़र में मेरे आज तक कई सारे मैंने लगभग 50 विद्यार्थी पढ़ाए हैं, लेकिन मुश्किल से 1 ही 2 विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है। अभी भी इतनी मेहनत नहीं की है, यानी कि जितना मैं बता रहा हूँ इसका 70% मेहनत किया है, यानी कि अभी 30% मेहनत हमारे उन 1-2 विद्यार्थियों का भी कम है, जो हालांकि वो ये लोग कर लेंगे, चूँकि जो इतना कर लिया वो ये भी कर लेगा, यह है। तो ये मेहनत करोगे तभी नंबर अच्छा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो यही मैंने आपको बताया कि कैसे आप 300 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मित्रों, यही एक मार्ग मुझे लगता है, जो भी मेरा अनुभव है और कई लोगों से जो मैंने बात की हुई है और जो मेरे मतलब मेंस इत्यादि लिखने वाले हैं, इन सभी से, तो यही आप ध्यान रखिएगा और इसी के आपके आधार पर करना है। मित्रों, जिसको चाहता है कि तैयार करना है और मैं सर का गाइडेंस लूँ, इस प्रकार के नोट्स वगैरह मुझे प्राप्त हो जाए, ये जो मैंने बना रखे पेपर 1 के नोट्स, पेपर 2 के नोट्स, इस प्रकार नोट्स, ये आंसर राइटिंग और इन सभी के जो ये आंसर लिखे हुए हैं, कैसे इन्हें आंसर लिखे हैं, इनके आंसर्स वगैरह, तो आप उसके लिए आप मेरा गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम प्राइज रखा है दूसरी कोचिंगों की अपेक्षा, जहाँ 40-40 हज़ार फीस रहती है, वहीं मैंने मात्र 20,000 फीस में आपको मैं बैच प्रदान कर रहा हूं। आप आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हैं और मात्र 20,000 फीस है। आप इसको 2 बार में भी मुझे प्रदान कर सकते हैं, यानी कि एक बार में 10,000 और दूसरे बार में 10,000, जब 1 महीने के अंतराल पर, ये आप कर सकते हैं और ऐसे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत, यानी कि मैंने इंस्टॉलमेंट भी दे दिया है, आधे से कम फीस कर रखी है। आप न्यू बैच स्टार्ट ही है, आप मतलब 3-4 दिन से बाद मतलब आप जान के चलिए कि 16-17 तारीख से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अभी फीस का प्रबंध करके जिनको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपका ये कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा और आपका जब तक मतलब आप ऐसी तैयारी करते रहेंगे, जैसे इनके लिए मैं 1-1.5 वर्ष की गाइड कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको मैं मेंटोर की तरह पढ़ाऊंगा तो ही, और एक पढ़ाने के साथ ही साथ मैं आपको हमेशा आंसर आपके चेक करते रहता हूँ, गाइड करता रहूँगा आपको मेंटोर की तरह। और इसके बाद यदि आपको कुछ चीज़ें एक बैच में समझ भी नहीं आती हैं तो मैं दूसरे बैच में भी आपको ऐड वगैरह कर देता हूं और आपको 2 बैच फ्री पढ़ लेने देता हूं, दूसरा बैच। तो इस प्रकार आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिनको भी करना है इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मित्रों, ये आपकी सहायता कर रहा हूँ, यदि आपको ठीक लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना इसी अकॉर्डिंग आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।